हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम के ईएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं और जिसमें हम 51 से लेके 60 तक क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस ईएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये भी आइडिया मिले कि कितना रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, तो आपके लिए ईएससी गेट इजी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना कुछ और कहते हुए। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। असर्शंस और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं और इसके ऑप्शन क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस सिस्टम ऑफ बार ऑफ लेंथ एल, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल विल बी द सेम वेदर बोथ एंड ऑफ द बार आर फ्री। ध्यान से समझना कि दोनों एंड, बार के दोनों एंड क्या है, फ्री हैं और वन एंड इज फिक्स। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बोथ एंड ऑफ द बार आर फ्री और वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेटिव कर दिया है यहाँ पे कि एक एंड फिक्स है और एक एंड क्या है, ठीक है, मतलब कंडीशन यहाँ पे बोल दिया है। एक तो कंडीशन हो सकता है कि दोनों एंड फ्री हो, या तो दूसरा बोल सकता है कि एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री हो। ठीक है, वो दोनों के लिए बेस्ट, मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट ये बोल रहा है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन सिस्टम ऑफ ए बार ऑफ लेंथ, तो दोनों के लिए मतलब सेम ही है। ठीक है, सेम ही होगा वेदर बोथ एंड ऑफ बार आर फ्री, और देखा जाए कि वन एंड फिक्स हो। और मतलब मैंने कई बार एग्जांपल देखे भी बताया है कि अगर मान लीजिए एक इस तरीके का आपको बार हो, ये इस तरफ फिक्स हो, ठीक है, और इस तरफ फ्री हो, ये इस तरफ कोई मतलब इस तरफ मतलब कोई रिजिड वॉल नहीं है। ठीक है, ये हो, या तो आप इस तरीके का ले सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके का लोड अप्लाई किया गया हो। ठीक है, ये दोनों तो मतलब उसके जो एक्सटेंशन होंगे वो दोनों के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम ही होंगे दोनों के लिए। ठीक है, सेम ही होंगे, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है असर्शन। फिर क्या बोला है, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हैव नो इफेक्ट ऑन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सही बात है, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो होता है हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डालता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि रीजन की बात अगर मैं करूँ तो रीजन में क्या बोल रहा है कि रीजन में अगर देखोगे तो ये जो रिजिड वॉल यहाँ पर यह देख रहे हो इसमें, तो इसके और इसमें क्या मतलब, इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो दोनों में स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम ही होते हैं। और ये वॉल क्या कोई इफेक्ट डाला क्या इसके ऊपर, नहीं डाला। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो ये करेक्ट रीजन भी दे रहा है। ठीक है, करेक्ट यहाँ पर रीजन भी दे रहा है, तो ये जो 51 का है वो ए ऑप्शन होगा। ये पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब के की वैल्यू जो बोल रहा है वो ट्वाइस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, मतलब 2g के बराबर है। ठीक है, द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल क्या होगा, म्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब म्यू के लिए के और जी के बेस में मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू होता है। ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, फिर बाद में एक और फार्मूला, और डायरेक्ट अगर आपको म्यू के बेस पे के और जी का फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको करके ही बता देता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक तो ई इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू होता है। ठीक है, अब दोनों का ई इक्वल है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 3k 1 - 2 म्यू इक्वल टू 2g 1 + म्यू हो जाता है। ठीक है, ये आपको इतना पता चल गया। फिर बाद में यहाँ पे जो के है उसकी जगह पे 2g पुट कर देंगे तो यहाँ पे 6g हो जाता है, वहाँ पे 2g हो जाता है।
फिर कैंसिल करेंगे और ये म्यू के फॉर्म में लेकर आएंगे तो आंसर आ जाता है। ये अभी इतना तो सॉल्व करने आपको आना ही चाहिए। मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2/7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर का क्वेश्चन फिर क्रीप आया। क्रीप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक तो टाइम डिपेंडेंट होता है। देखिए टाइम डिपेंडेंट किस में बोला है, पहले में बोला है और टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ मटेरियल, सही बात है। इलोंगेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू चेंज इन द मटेरियल प्रॉपर्टी, शॉर्टनिंग कॉज श्रिंकेज, नहीं डिक्रीज इन वॉल्यूम और द मटेरियल इफेक्ट बाय द वेदर कंडीशन। नहीं मेरे भाई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। अब रेजिलियंस के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया कि रेजिलियंस क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिलियंस जो पॉइंट में है उसके बारे में मैंने बताया था कि इसको और किसके नाम से जानते हैं, वो रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। ऑलरेडी जब मैं रेजिलियंस बता रहा था तो वहाँ पे चीज़ें लिख के भी बताया कि इसको रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी भी बोला जाता है। तो बार बार इसको रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। रेजिलियंस इज रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, मैं सारे जितने भी मैंने कुछ पढ़ाए हैं वो सारा ईएससी के बेस पे ही बताया है। ठीक है, तो अगर आपने देखा अभी अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं 2003 से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 2003 में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, असर्शंस रीजन वाला पहले तो क्वेश्चन आया था, क्या था देख लीजिए। क्या बोला था इसमें, normal stress of one nature compressive or tensile acting along one of three orthogonal axes of a member will produce strains of the same nature in its direction and strain of opposite nature along the other two directions। सही बात है। यहाँ पे रीजन बोला है कि सम ऑफ स्ट्रेन अलॉन्ग द थ्री ऑर्थोगोनल एक्सेस इक्वल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी सही बात है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ये क्या होता है, ये के सम के बराबर होता है ना, ये चीज़ें तो बताया, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है और यहाँ के जो पॉइंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन को भी कंसीडर किया जाता है तब जाके मतलब, तो कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों तो राइट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला है 56, और रिजिड बार एसी है। ठीक है, एसी एक रिजिड बार है। इस सपोर्टेड बाय 3 रॉड्स, 3 रॉड से वो सपोर्टेड है। सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल डायमीटर, डायमीटर भी इक्वल है और सेम मटेरियल के भी हैं, मतलब ई और ए दोनों सेम होंगे। ठीक है, तीनों के सेम होंगे। द बार, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, बार ए सी इज इनिशियली हॉरिजेंटल, बार जो है वो हॉरिजेंटल है। ए फोर्स पी इज अप्लाइड सच डैट द बार ए सी कंटिन्यूज टू रिमेन हॉरिजेंटल, मतलब इस प्रकार से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई जाता है कि हमेशा वो क्या हो तो हॉरिजेंटल ही रहता है। फोर्सेस इन ईच ऑफ द शॉर्टर बार्स एंड इन द लॉन्जर बार आर रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से दिया हुआ देख सकते हैं, रिस्पेक्टिवली इस तरीके का है, इस तरीके से सिस्टम है। ये वाला जो पॉइंट है वो रिजिड बार है, ये वाला ये रिजिड बार है, उसमें पी अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो फोर्सेस बताना है कि सभी जितने भी शॉर्टर बार है, मतलब इसमें और इसमें शॉर्टर बार एंड इन द लॉन्गर बार, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, शॉर्टर बार में कितने फोर्स आ रहे हैं और लॉन्गर बार में कितने फोर्स आते हैं, वो चीज़ें आपको बताना है। तो फोर्स के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है। पहले नंबर तो देखिए इसमें मान लो P1 जितना फोर्स आ रहा होगा, इसमें P2 जितना, यहाँ पर ये P3 बोलो चाहे P1 ही बोलो, क्योंकि ये दोनों सेम ही होंगे, सेम ही लेंथ के हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों को एडिशन किया जाए तो क्या हो रहा है, 2P1 + P2 इक्वल टू P के बराबर हो रहा है। एक तो ये आ जा रहा है। ठीक है, और इनमें अगर देखा जाए, ध्यान से समझना कि इनमें अगर मैं बोलूँ कि जो डिफ्लेक्शन होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा, वो तो सेम ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही इसको रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो तभी होगा कि जब इनके अंदर का डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डेल एल इक्वल कर देंगे। मतलब यहाँ पे P1 L1 अपॉन ए, ये तो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल का था। यहाँ पे P2 L2 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे L2 की वैल्यू
2L1 के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख के बताया है, ठीक है। 2L1 के बराबर है, ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक और रेशियो कि P1 इक्वल टू 2P2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा कि P1 का जो फोर्स है, P1 का, वो 2P2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टर में देख सकते हैं कि कितना आ जाएगा। यहाँ पे शॉर्टर पे अगर देखोगे तो एक तो आपको ये पता है कि 2P1 प्लस P2 इक्वल टू P हो रहा है। तो यहाँ पे अगर P1 की जगह पे 2P2 रख देते हो तो कितना हो जाएगा, 4P2 प्लस P2 इक्वल टू P, ठीक है। P, ये P रहेगा, P2 P क्या P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला P2 का क्या आ जाता है, 1/5 P के बराबर हो जाता है। 1/5 किसके बराबर होता है, 1/5 की अगर बात करेंगे तो वो 0.2 के बराबर हो जाता है। और 0.2 मतलब P2 की वैल्यू आ रही है तो उसके 2 गुना P1 होता है तो 0.4 वो आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। अ मेंबर हैविंग लेंथ L, एक मेंबर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है और सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड W है, देन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन दिस मेंबर इज। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, ध्यान से समझना। स्ट्रेन एनर्जी के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लो। स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन, ठीक है, यही होता है ना डिफॉर्मेशन। तो आपको पता है कि हाफ लोड तो आपका W ही है और डिफॉर्मेशन क्या होता है, PL/AE। तो PL की जगह क्या है, लोड ही है, L/AE। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, हाफ W² L/AE। ऐसा फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है आपको, W² L, C वाला, C ऑप्शन दिख रहा है, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। शियर स्ट्रेन आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ मेंबर होता है कि हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन, ठीक है। हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन ये होता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आपके लिए आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक लिमिट इज़ द पॉइंट, और डेफिनेशंस इसके ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। इलास्टिक लिमिट इज़ द पॉइंट, तो क्या बताता है इलास्टिक लिमिट की, अगर मैं बात करूँ 58 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, तो इलास्टिक लिमिट किसको बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट की अगर बात करूँ कि जहाँ तक लीनियर होता है, अगर मैं किसी का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करता हूँ तो जहाँ तक लीनियर होता है उसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या बोला है, अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दूसरा, एट विच इलोंगेशन टेक प्लेस विदाउट एप्लीकेशन फॉर एडिशनल लोड, एट विच इलोंगेशन टेक प्लेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लोड। अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर री अगेन, सही बात है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। एट विच द टफनेस इज मैक्सिमम, नहीं ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये पॉइंट ध्यान रखनी है कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि अगर उसके ऊपर फोर्स लगाए जाते हैं तो कुछ मतलब इंक्रीज होता है लेंथ में, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो उसी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस, विस्को इलास्टिक, ब्रिटल, ये सब के बारे में दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। करेक्ट ऑप्शन आइसोट्रोपिक अगर जो है तो वो क्या है, आइसोट्रोपिक की अगर बात करूं तो वो बताता है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में अगर देखोगे उसकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती है तो उसी को आइसोट्रोपिक बोला जाता है। तो सेम ऑल डायरेक्शन में ए का पहला ही आ जाता है, ए का 3 आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मतलब सेम, ठीक है, एक ही जैसे। होमोजीनियस आपको पता है, होमोजीनियस क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के किसी भी पार्टिकल पे देखोगे तो बताता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोड दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोड देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे पहला का मैंने क्या बताया था, थर्ड वाला ऑप्शन बताया था। थर्ड किस में है, ए में है और सी में है, ठीक है। और दूसरा का मैंने बताया था कि फोर्थ वाला, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल। लार्ज डिफॉर्मेशन कब होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन का मतलब है कि लंबा तक खींच सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो। बिफोर द ऑब्सोल्यूट फेलियर और रप्चर इज टर्म एज, तो डक्टाइल ही होता है ऑब्वियसली, जिसको लार्ज डिफॉर्मेशन किस में होता है, डक्टाइल मटेरियल में ही होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मटेरियल की बात कर रहा है तो डक्टाइल मटेरियल होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। आगे फिर 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे 61 से लेके 70 तक। तो आप ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। जैसे ये कंप्लीट होता है ना, अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 140 जितना क्वेश्चन है, तो अभी देखिए 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, अप्रॉक्सीमेट 80 क्वेश्चन और करना है। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, मैं सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद से मैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।